Assalamu alaikum students. I hope you all are doing very well. This is your English teacher, and in the previous video I had done the translation of unit number 2, the art of Muslim women's entrepreneurship. And now in this video today I shall share synonyms and Urdu meanings of difficult words. After this I shall start exercise. So let's start the word synonyms and meanings. The first word is entrepreneur. The synonym of this word is merchant or trader, and Urdu meaning is karubari or you can say tajir. Next one, knowledgeable, well informed, जानने वाला और इल्म वाला. Respected, reputable or admired, and in Urdu काबिल एहतराम. Business savvy, business acumen, कारोबार से वाकिफ. Obstacles, बैरियर और hurdles, रुकावटें. सेल्फ सस्टेनेंस, सेल्फ सफिशेंट, खुद कफालत. लेजिटिमेट, लीगल और appropriate, and in Urdu it means जायज़. एक्यूमेन, एक्यूटी, जहानत. एम्बिशंस, गोल और एम, and in Urdu अज़म. एम्पावरमेंट, एनेबल, बाइख्तियार बनाना. सेशन, मीटिंग और सिटिंग, नशिस्त. melanated, dark skinned, and in Urdu jildi स्याही. Intentions, aim and purpose, and in Urdu इरादे. Accomplish, fulfill और achieve, पूरा करना. Uplifting, boost, raise और raise, and in Urdu तरक्की देना और ऊपर उठाना. You can take screenshot of it. So let's solve the exercise now. In exercise of unit number 2, our first topic is vocabulary and grammar. और इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है that is hyphen. First you should know what is hyphen. hyphen क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ what is hyphen. The definition of hyphen is written already in your book. That is joins two words to have one meaning. joins जोड़ता है two words, दो लफ्ज़ों को, to have one meaning, जिनका एक ही मीनिंग हो. ठीक है, अब मैं आगे पढ़ने से पहले आपको एक दो एग्जांपल्स दे देती हूँ हाइफन की. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से ओल्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओल्ड? ऑब्वियसली ओल्ड मीन्स बूढ़ा और पुराना. ठीक है, इसके दो मीनिंग्स हैं. और अगर मैं साथ लिख देती हूँ फैशन, इग्नोर माई राइटिंग, फैशन. ठीक है, तो अब इसके दरमियान में लगा देती हूँ हाइफन, और मैं अगर सेंटेंस बना देती हूँ कि दिस इज़ एन ओल्ड फैशन शर्ट और दिस इज़ एन ओल्ड फैशन ड्रेस, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये शर्ट पुरानी है या इसका फैशन जो है वो पुराना हो गया. ठीक है, या ये ड्रेस अब पुराना फैशन हो गया इसका. ठीक है, तो ये दरमियान में जो हाइफन आ गया, इसका मतलब कि वर्ड्स देखें डिफरेंट हैं, ओल्ड भी और फैशन भी, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि ये पुराना फैशन हो गया. ठीक है, जबकि ओल्ड का मतलब बूढ़ा भी होता है. अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये फैशन बूढ़ा हो गया है. ठीक है, मतलब पुराना हो गया. अच्छा, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, चाहे वो नंबर्स में हो, जो भी हो. 2015 to 2019. ठीक है, इसका मैं सेंटेंस यहाँ पे लिख भी देती हूँ. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से शी वर्कड हियर फ्रॉम 2015 to 2019. अब आप देखिए हाइफन का कितना फ़र्क पड़ता है. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये हाइफन यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, शी वर्कड हियर फ्रॉम 2015 2019. इसका मतलब हो जाएगा उसने यहाँ पे 2015 में काम किया और 2019 में काम किया. जबकि मैं कहना चाह रही हूँ, और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इसकी सेंस क्या बन रही है कि उसने 2015 से 2019 तक काम किया यहाँ. तो ये वर्ड हाइफन यूज़ हो जाएगा, जो कि ये सब्ट्रैक्शन लाइन होती है. ठीक है, हाइफन की बिल्कुल सेम, थोड़ी सी इस तरह मिलती जुलती, बिल्कुल जैसे हमारा वो माइनस साइन होता है. तो क्या सेंटेंस बन गया, शी वर्कड हियर फ्रॉम 2015 to 2019.
ये नहीं कि उसने यहाँ 2015 से 2019 तक काम किया, ठीक है। तो हाइफन से देखें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यही है हाइफन जो अभी हमारा ग्रामर टॉपिक है इस यूनिट में। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, यूज़ हाइफन इन राइटिंग एज कंपाउंड नाउन्स वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, ठीक है। हम इसको कैसे राइटिंग में, लिखने में हम कैसे इसको कंपाउंड नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, वर्ब्स में भी और एडजेक्टिव्स में भी, वो कैसे अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स दे दिए हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल इन्होंने दी है नॉट सो प्रीटी ये नहीं कि इतनी प्यारी नहीं है, इतना प्यारा नहीं, इसको आप विदाउट हाइफन भी लिख सकते हैं। रन डाउन जो है इसको आप बहुत से इसके मायने हो सकते हैं अलग अलग अंदाज में, ठीक है। एडिटर इन चीफ सबसे पहले तो आप देख लें कि एडिटर इन चीफ का मतलब क्या है, ठीक है। कि एडिटर जो होता है वो कौन होता है, एडिटर होता है जो न्यूज़ लिखता है, न्यूज़पेपर को मतलब लिखने वाला, वो एडिटर होता है। और चीफ, ठीक है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि एडिटर इन चीफ, ठीक है, तो वो एडिटर इन चीफ जो है वो बॉस होता है। तो अब अगर मैं कहूँ कि एडिटर इन चीफ, अगर मैं यहाँ पे हाइफन ना यूज़ करूँ तो ये क्या हो जाएगा कि एडिटर चीफ में है। अब एडिटर ऑलरेडी एक ह्यूमन है और चीफ भी ह्यूमन है, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन में है, मतलब ये कोई सेंस नहीं बनती, कोई बिल्कुल जिसको आप कह लें कि तुक ही नहीं बनती। तो एडिटर इन चीफ जो है वो न्यूज़पेपर जो लिखने वाला होता है उसका बॉस होता है वो, ठीक है, आप ये कह लें बॉस होता है। तो अब ये हाइफन से बहुत फ़र्क पड़ रहा है इसमें। नेक्स्ट है अप टू डेट, ठीक है, यानी कि आज तक की तारीख में। बेल लाइक, ठीक है, तो बिल्कुल मतलब जो बेल की जैसे होता है। 51 ये भी एक डिजिट है, ठीक है। अब 51 का जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। 51 हम इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं हम इसको 51 को, ठीक है। अगर यहाँ पे हाइफन ना यूज़ हो, ठीक है, 51 में अगर हाइफन यूज़ ना हो तो अब आप मुझे बताएं कि मैं इसको कैसे लिखूँगी 50 और फिर मैं लिखूँगी 1। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मैं अगर किसी को कहती हूँ कि तुमने मेरे 51 रुपीज़ देने, अगर मैं लिखने में देखूँ तो मैं 51 कैसे लिखूँगी, 51 जो कि क्या बन जाएगा, ये तो 501 बन गई। तो इस हाइफन का मतलब होता है कि ये एक अलग वर्ड है और ये एक अलग वर्ड है। तो अब 51, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये 50 रुपीज़ है और ये 1 रुपी है। और अगर मैं हाइफन नहीं लिखूँगी इसका मतलब कि ये ऐसे बनेगा 501 51। बोलने में तो अब हमें समझ नहीं आ रही कि ये 51 की बात हो रही है या कि इस 51 की बात हो रही है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। तो इस वजह से हाइफन जो है वो यूज़ किया जाता है ताकि वो दो वर्ड्स को आपस में मिलाए जिनका मीनिंग भी, जिनका एक ही मीनिंग बन रहा हो, ठीक है। आगे है एंटी न्यूक्लियर, ठीक है, एंटी न्यूक्लियर कि जिसका जो है वो न्यूक्लियर ना हो, मतलब न्यूक्लियर के अगेंस्ट हो जो, ठीक है। चलिए आप एक्सरसाइज देख लेते हैं। हाइफन यूज़, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिक्वायर हाइफन्स और नॉट। अब आपने बताना है कि ये जो सेंटेंसेस इन्होंने दिए हुए हैं इनमें हाइफन की ज़रूरत है या इनमें हाइफन की ज़रूरत नहीं है। इफ़ दे डू, अगर तो ज़रूरत पड़ जाती है, प्लेस द हाइफन, ठीक है, और हाइफन्स इसमें आप फिर हाइफन लगा सकते हैं इन द करेक्ट पोजीशन, उसकी असल जो जगह है वहाँ पे आपने हाइफन को यूज़ करना है। चलें जी, फर्स्ट सेंटेंस इज़ शी इज़ अ वेल नोन ऑथर। अब यहाँ पे देखें हाइफन कहाँ लगेगा। ऑथर क्या होता है, व्हाट इज़ ऑथर, ऑथर कहते हैं जी मुसन्निफ़ को, ठीक है। और वेल नोन, अब एक तो सेंटेंस पढ़ के हमें खुद ही पता चल रहा है कि ये वेल नोन क्या है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वेल का क्या मतलब होता है, वेल मतलब ठीक, ठीक है, और नोन का क्या मतलब होता है, जाना पहचाना मतलब, ठीक है। तो अब क्या होगा कि शी इज़ अ वेल नोन ऑथर, अगर हम इसमें हाइफन, अब हाइफन कहाँ लगेगा, अब आपको मेरे बोलने से खुद भी थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। यस, हाइफन जो है वो यहाँ लगेगा वेल नोन के दरमियान, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसमें हाइफन नहीं लगाती इसका क्या मतलब हो जाएगा कि वो एक ठीक जानी हुई ऑथर है। तो ठीक जानी हुई हम तो नहीं बोलेंगे, हमारा इसका मतलब है कि वो बहुत मशहूर, ठीक है, वेल नोन मतलब कि फ़ेमस मशहूर ऑथर है। तो यहाँ पे आ जाएगा हाइफन,
ठीक है। नेक्स्ट इज द 2 year old टोडलर इज़ वेरी एनर्जेटिक। टोडलर क्या होता है, बच्चे को कहते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे को कहते हैं टोडलर। तो यहाँ पे हाइफन कहाँ आ जाएगा, टू और ईयर के साथ ओल्ड के दरमियान यहाँ पे हाइफन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड वन, हिज कंप्यूटर स्किल्स आर टॉप नॉच। ठीक है, टॉप नॉच मतलब कि बहुत जानता है वो, बहुत महारत है उसको इसमें। तो हिज कंप्यूटर स्किल्स आर टॉप नॉच, यहाँ पे टॉप नॉच में आ जाएगा यहाँ पे हाइफन। नेक्स्ट है आई बॉट अ ब्रांड न्यू कार यस्टरडे। अब आप इसमें भी देखें ब्रांड और न्यू कार यस्टरडे। अब इसमें ऑब्वियसली हम लोग कार और यस्टरडे में तो हाइफन यूज़ नहीं कर सकेंगे, नहीं करेंगे ऑब्वियसली। तो ब्रांड और न्यू में हमारा हाइफन आएगा। अब आप देखें कि अगर मैं, ब्रांड क्या है, एक कंपनी है ना, ठीक है, और न्यू मतलब नई। तो मैं अगर मैं हाइफन का यूज़ यहाँ पे ना करूँ तो मेरा सेंटेंस कैसे बनेगा, आई बॉट मैंने ख़रीदी, अ ब्रांड न्यू कार यस्टरडे। अब मैं इसको विदाउट हाइफन आपको इसकी ट्रांसलेशन बताती हूँ। मैंने ख़रीदी नई कंपनी की कार कल, ठीक है, मैंने कल नई कंपनी की कार ख़रीदी। जबकि ये नहीं बन रहा। इस ब्रांड न्यू का मतलब क्या है कि मैंने बिल्कुल न्यू कार, बिल्कुल फ्रेश पीस जिसको आप कहते हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल नई नई मैंने गाड़ी ख़रीदी। तो ब्रांड न्यू इस सेंस में हम यूज़ करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज़ द रेस्टोरेंट ऑफर्स ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे हाइफन कहाँ आ जाएगा, ग्लूटेन फ्री में आ जाएगा। ग्लूटेन फ्री अगर तो मैं यहाँ पे हाइफन यूज़ नहीं करती तो इसका मतलब हो जाएगा जो रेस्टोरेंट है वो ग्लूटेन भी फ्री में दे रहा है। जबकि हमारा यहाँ पे जो सेंटेंस है उसकी सेंस ये नहीं बन रही। हम ग्लूटेन फ्री के दरमियान हाइफन यूज़ करेंगे। इसका मतलब है कि उसमें उस जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे ग्लूटेन नहीं है, ठीक है, ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस हैं, यानी कि वहाँ पे ग्लूटेन मौजूद नहीं है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। ओके जी, एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। हाइफिनेटेड नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब इसमें हमने देख लेना है नाउन्स को और एडजेक्टिव्स को, हाइफिनेटेड जो हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट हाइफिनेटेड नाउन्स और एडजेक्टिव्स। अब हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है जो बिल्कुल सही हमारे हाइफिनेटेड नाउन्स और एडजेक्टिव्स के साथ हों। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ द डैश वॉज डेकोरेटेड फॉर द हॉलीडे सीज़न। अब आप देखें कि इसमें मैंने जो यहाँ पे ब्लैंक फिल किया वहाँ पे लिखा है 2 स्टोरी हाउस, और इसके अलावा आप लिविंग रूम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे 2 स्टोरी हाउस। अब 2 स्टोरी का क्या मतलब, एक स्टोरी जो है वो कहानी भी होता है और एक स्टोरी जो है वो मंजिला, ठीक है, यानी कि डबल स्टोरी घर जो है वो डेकोरेट किया है हॉलीडे सीज़न है उस की वजह, हॉलीडे सीज़न के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज माई डैश इज़ फुल ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज। माई वॉट इज़ फुल ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज, माई फ़ोटो एल्बम, ठीक है, कि फ़ोटो एल्बम यानी कि एल्बम का जो वो सॉरी फ़ोटोज़ का जो एल्बम है वो फुल है मेरे बचपन की जितनी भी यादगारें हैं उनसे। ओके, इसकी जगह आप स्कार बुक भी यूज़ कर सकते हैं इस ब्लैंक में। ओके, नेक्स्ट इज़ वी अटेंडेड अ डैश कॉन्फ्रेंस ऑन टेक्नोलॉजी। इसमें आप टेक्नोलॉजी फोकस भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे जो इसमें ज़्यादा ठीक लग रहा है दैट इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अब ये वेल ऑर्गेनाइज्ड, इसी तरह ये वेल ऑर्गेनाइज्ड की सेम वही एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पे आपको बताई थी वेल की और नॉन की, ठीक है। ओके जी, सो सेकंड लास्ट वन इज़ शी इज़ अ डैश राइटर नोन फॉर हर सस्पेंस नॉवेल्स। वेल नोन, ठीक है, वेल नोन जो है यहाँ पे भी वेल का वर्ड आ रहा है कि वो बहुत मशहूर राइटर है, उसके जो सस्पेंस नॉवेल्स हैं उनकी वजह से, यानी कि बहुत फेमस राइटर है वो। अपने किस वजह से पहचानी जाती है, किस वजह से वो मशहूर है, किस वजह से वो फेमस है, अपने सस्पेंस नॉवल की वजह से। ओके, द लास्ट वन इज़ द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ डैश फॉर चैरिटी। द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ फंड रेजर फॉर चैरिटी, ठीक है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 3, वर्ड्स एंडिंग इन अफ, ठीक है, ये अफ होता है। ओके जी, द क्वेश्चन इज कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड एंडिंग इन अफ,
फ्रॉम दी गिवन ऑप्शंस, कह रहे हैं आपको ऑप्शंस दिए होंगे जैसे कि ब्रैकेट्स में आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो हमने इनको अब देखना है और फिर अपनी ब्लैंक्स को सही से फिल करना है। द फर्स्ट वन इज़ द वेदर आउटसाइड इज़ वेरी डैश टुडे, कि आज जो मौसम हो रहा है बाहर तो वो बहुत क्या है, रफ़ है या टफ़ है। ऑब्वियसली इसमें रफ़ ही आएगा, ये नहीं कि बहुत, जैसे आप कह लें कि खुश्क मौसम हुआ है, ड्राई वेदर है, या शायद कोई स्टॉर्म वगैरह है, तो इसमें हम लोग फिर रफ़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा वर्ड आएगा वो होगा रफ़, टफ़ नहीं होगा। द नेक्स्ट वन इज़ आई कांट बिलीव यू एट द होल पिज़्ज़ा, यू हैव अ बिग डैश इनफ। अच्छा, एक तो इसमें मुझे ये जो है ब्रैकेट में इनफ, ये वर्ड ही मुझे ठीक नहीं लगा कि ये यहाँ पे जो इन्होंने हमें ऑप्शन दिया है, ये वर्ड जो हमें इन्होंने ब्रैकेट में दिया मुझे लगा ही नहीं है ठीक। तो यहाँ पे आई थिंक मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से यहाँ पे आना चाहिए था दो, THOUGH, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे कैसे ब्लैंक फिल करेंगे हम, यू हैव अ बिग एपिटाइट, एपिटाइट मीन्स खाना, ठीक है। द नेक्स्ट वन, द बोट सेल्ड स्मूथली थ्रू द डैश वाटर, और ब्लैंक में है प्लॉ। तो प्लॉ तो बिल्कुल इसके साथ नहीं ठीक लग रहा, क्योंकि प्लॉ का मतलब क्या होता है, खेती बाड़ी टाइप इस तरह कुछ। तो इसमें हम लगाएंगे वर्ड, रफ़ का वर्ड यूज़ करेंगे, यानी कि कश्ती जो है वो सुकून से निकल गई है, ठीक है। विल नीड टू वर्क डैश दिस प्रॉब्लम टुगेदर, और यहाँ पे हमें वर्ड दिया है थ्रू। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, थ्रू ही आएगा कि हमें इस मसले पर जो है ना वो इकट्ठा काम करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे थ्रू का वर्ड ही आएगा। लास्ट वन इज़ ही इज़ ट्राइंग टू डैश द डिफ़िकल्ट मैथ इक्वेशन। अब ये जो बॉ का वर्ड दिया है इन्होंने, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बॉ जो है वो पेड़ की जो लकड़ी होती है उसको बोलते हैं बॉ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको नहीं लिखेंगे, इसमें इसकी जगह भी मैंने यहाँ पे सॉल्व लिखा है, ही इज़ ट्राइंग टू सॉल्व द डिफ़िकल्ट मैथ इक्वेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 4, creating hyphenated phrases एंड व्हाट इज़ दिस। अब हम इसको देखेंगे कि ये क्या है। क्रिएट हाइफिनेटेड फ्रेज यूजिंग द वर्ड हाई। अब कहने हमने ऐसी हाइफिनेटेड फ्रेज बनानी है जिसमें हाई का जो वर्ड है वो भी आ रहा हो इन डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स। फॉर एग्जांपल हाई पिच्ड, ठीक है। इस तरह से हमने फ्रेजेस बनानी है जिसमें हाई का वर्ड भी आए। फर्स्ट पहले ये देख लें कि फ्रेज़ क्या होता है, व्हाट इज़ फ्रेज़। फ्रेज़ का पता होगा तो आप फ्रेज़ बनाएंगे ना। तो फ्रेज़ वो होता है कि जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना हो, कोई भी ऐसा वर्ड हो लेकिन जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना हो, यानी कि फ्रेज़ क्या है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ठीक है, जिसमें ये दोनों चीज़ें ना हो, दैट इज़ फ्रेज़, वो फ्रेज़ होता है। अब सब्जेक्ट तो आप सबको पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, लेकिन प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट मीन्स वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें वर्ब या ऑब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट भी ना हो, कोई भी ऐसा वर्ड हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि टू माय रूम, ठीक है, ये फ्रेज़ है। अनदर एग्जांपल इफ़ आई से ऑफ द माउंटेन्स, MOUNATAINS, ठीक है, ये माउंटेन्स। तो ये क्या है मेरे पास, ये फ्रेजेस हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो दैट इज़ फ्रेज। अब हमने ऐसी फ्रेज बनानी है जिसमें हाई का वर्ड जो है वो मस्ट यूज़ हो रहा हो, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट है डैश, पहले इन्होंने हमें दे दिया अ डैश माउंटेन। अच्छा, ये माउंटेन भी है, ये भी वो एग्जाम्पल आ गई है। अब हमने क्या इसको फ्रेज में कैसे बनाना है, हम लिख देंगे यहाँ पे हाई का वर्ड भी यूज़ होगा, ठीक है, हाई लिखेंगे, अ हाई एल्टीट्यूड माउंटेन। एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट को बोलते हैं, ठीक है।
अ हाई एल्टीट्यूड माउंटेन, ये फ्रेज बन गया जिसमें हाई का वर्ड भी आ गया है। नेक्स्ट वन, अ डैश स्कूल, तो आप कह लेंगे कि हाई स्कूल, या आप लिख सकते हैं इसकी जगह हाई के साथ आपने, क्योंकि फ्रेज बनाना है तो आप लिख लें अ हाई अचीविंग स्कूल, ठीक है, अ हाई अचीविंग स्कूल। ओके, सो द नेक्स्ट इज अ डैश जंप, तो आप लिखेंगे कि अ हाई जंप भी हो सकता है, या अगर आप लिख लें कि अ हाई रिस्क जंप, हाइफन लगा के आपने लिख दिया रिस्क, इनको आप इग्नोर करें, दिस इज़ नथिंग, अ हाई रिस्क जंप, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन, अ डैश डाइड, ठीक है, तो आप क्या लिख लेंगे यहाँ पे अ हाई एल्टीट्यूड डाइड, यहाँ पे भी आप एल्टीट्यूड लिख लें, हाइफन लगा के, हाइफन आपने मस्ट यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। ओके, द लास्ट वन इज अ डैश 5, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे होता है अ हाई फाइव, ठीक है, हाई फाइव, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे अ हाई एनर्जी 5, एनर्जी लिख सकते हैं आप हाइफन लगा के, सॉरी ENERGY, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 4 सॉल्व। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 5, hyphen used in compound adjective. Rewrite the following sentences adding hyphens to create compound adjectives, adjectives where needed. अब कह रहे हैं कि आपने इन सेंटेंसेस को दोबारा से लिखना है और इनमें हाइफन भी ऐड करने हैं, और ताकि ये कंपाउंड एडजेक्टिव्स जो हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। सबसे पहले तो यू शुड नो व्हाट इज़ कंपाउंड एडजेक्टिव। Compound adjectives actually are group of words that modify a noun or pronoun, ठीक है, और इसमें वी ऐड अ हाइफन बिटवीन ईच वर्ड, ठीक है। तो ये एक लफ्ज़ों का एक मजमूआ होता है कंपाउंड एडजेक्टिव्स, ठीक है, कि जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, हमें बताता है, ठीक है। और इसमें जब भी हम लिखते हैं वर्ड्स को, उनके दरमियान में ये हाइफन मस्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, इससे पहले मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई से टाइम सेविंग मशीन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड एडजेक्टिव, ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं एक और सेंटेंस आपको बताऊं कि द ब्लू आइड गर्ल, तो ब्लू आइड जो है वो हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव होगा, जिसके दरमियान में हमने इसी तरह हाइफन भी यूज़ करना है। ओके, अब एक्सरसाइज सीख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज शी इज़ अ वुमेन ऑफ 20 ईयर्स ओल्ड। अब ये सेंटेंस इन्होंने बिल्कुल ठीक नहीं लिखा, तो हम इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा कि कैसे लिखेंगे हम। शी इज़ अ 20 ईयर्स ओल्ड वुमेन, ठीक है, तो ये जो वुमेन यहाँ पे है ये हम इसको एंड पे लिख देंगे यहाँ पे, शी इज़ अ 20 ईयर्स ओल्ड वुमेन, ठीक है। और इसमें जो हाइफन है वो यहाँ पे आएगा, 20 ईयर्स के और ईयर्स और ओल्ड के दरमियान में यहाँ पे हाइफन आएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ दे लिव इन अ स्मॉल साइज्ड हाउस। अब देखें इसमें हमारे पास जो कंपाउंड एडजेक्टिव है वो क्या है, स्मॉल साइज्ड, ठीक है, तो हमारे पास हाइफन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, तो इनके दरम्यान में हमने हाइफन लगा देना। नेक्स्ट वन, ही हैज़ अ पार्ट टाइम जॉब एंड अ फुल टाइम कमिटमेंट। अब इसमें क्या है, पार्ट टाइम, पार्ट टाइम में हम हाइफन लगा देंगे। ओके, द लास्ट वन इज़ द स्टोरी वॉज सेट इन द लेट इवनिंग आवर्स, तो इसमें हाइफन कहाँ हो जाएगा, लेट इवनिंग के दरमियान, ठीक है। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेनोटेटिव मीनिंग एंड कॉनोटेटिव मीनिंग।
अब सबसे पहले हमने देखना है कि डेनोटेटिव मीनिंग्स और कॉनोटेटिव मीनिंग्स होता क्या है। मैं आपको सिंपल अपने वर्ड्स में बता देती हूँ कि यहाँ पे जो उन्होंने लिखा हुआ है काफ़ी डिफ़िकल्ट लिखा हुआ है। मैं इजी वर्डिंग में आपको बता देती हूँ कि डेनोटेटिव मीनिंग और कॉनोटेटिव मीनिंग्स क्या होता है। डेनोटेटिव जो है ना, एक्चुअली ये डिक्शनरी डेफिनेशन होती है। मीन्स कि कोई भी वर्ड है उसका बिल्कुल एक्चुअल मीनिंग जो डिक्शनरी में जो मीनिंग हो वो होता है डेनोटेटिव मीनिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक अ वर्ड स्नेक, स्नेक, ठीक है, तो स्नेक का डिक्शनरी मीनिंग क्या होगा, क्या लिखेंगे हम, लेगलेस एनिमल। ठीक है, वो एनिमल जिसकी लेग्स नहीं होती, लेगलेस एनिमल, ये इसका डिक्शनरी मीनिंग है स्नेक का। ठीक है, अगर हम स्नेक को कॉनोटेटिव मीनिंग में, अगर मैं यहाँ पर भी स्नेक लिखूँ तो स्नेक का कॉनोटेटिव मीनिंग क्या होगा। स्नेक किस फॉर्म में लिया जाता है, स्नेक को हम क्यों लेते हैं कि जब हमने किसी दुश्मन का बताना होता है तो हम सांप के साथ उसको तशबीह देते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने तो आस्तीन में सांप पाल रखे हैं। ठीक है, तो अब इसका जो है मतलब कि स्नेक मीन्स फो, यानी कि दुश्मन, एनिमी। ठीक है, तो कॉनोटेटिव मीनिंग कौन सा होगा, जो इसका दूसरा मीनिंग होता है जो समझा जाता है। ठीक है, और डेनोटेटिव मीनिंग होता है जो बिल्कुल डिक्शनरी मीनिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी इन्होंने सेम यही सारी बात लिखी हुई है तो इसको मैं पढ़ूँगी नहीं। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि मतलब आप कह सकते हो कि जो डेनोटेटिव मीनिंग है, ठीक है, तो वो डिक्शनरी डेफिनेशन जो है उसको आप कह लें डेनोटेटिव मीनिंग। और कॉनोटेटिव में क्या होता है कि इमोशनल और फीलिंग बिहाइंड द वर्ड, कि कोई भी वर्ड है उसकी जो भी इमोशनल फीलिंग्स हों जो किसी वर्ड के पीछे छुपी हुई हों, उसको हम लोग कॉनोटेटिव मीनिंग कह लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे इन्होंने प्राउड की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, डेनोटेटिव में भी और कॉनोटेटिव में भी इन्होंने प्राउड ही यूज़ किया हुआ है। अगर हम डेनोटेटिव में देखा जाए तो प्राउड का क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं कि मुझे फ़ख्र है ख़ुद पे, जबकि कॉनोटेटिव में देखा जाए तो प्राउड को समटाइम्स जैसे हम रहते हैं कि हाँ इससे तो बहुत गुरूर है ख़ुद पे। ठीक है, तो इसका जो डिक्शनरी मीनिंग है दैट इज़ सेल्फ एस्टीम और हैविंग शोइंग सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, ये है। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल भी आपको दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल रेड रोज़, अगर मैं ले रेड रोज़, इस वर्ड को अगर मैं ले लेती हूँ रेड रोज़, तो रेड रोज़ को अगर मैं डेनोटेटिव मीनिंग देखूँ तो व्हाट इज़ रेड रोज़। रेड रोज़ इज़ अ रेड फ्लावर बोर बाय अ थॉर्नी श्रब, यानी कि कांटेदार झाड़ी से जो निकला हुआ सुर्ख फूल है, दैट इज़ रेड रोज़। ठीक है, जबकि इसी रेड रोज़ को अगर मैं कॉनोटेटिव मीनिंग में देखूँ तो इसका कॉनोटेटिव मीनिंग क्या होगा, क्योंकि रेड रोज़ किस चीज़ का सिंबल है, लव का एंड डिज़ायर का। ठीक है, ऐसे होता है ना, जिसको भी रेड रोज़ हम देते हैं तो यही होता है सिंबल ऑफ लव एंड डिज़ायर। और जबकि रेड रोज़ होता क्या है, एक सुर्ख फूल होता है। ठीक है, रेड रोज़ क्या है, रेड रोज़ इज़ अ रेड फ्लावर। डेनोटेटिव में क्या होगा, रेड रोज़ इज़ रेड फ्लावर, और कॉनोटेटिव में क्या हो जाएगा, सिंबल ऑफ लव एंड डिज़ायर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो हम इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 6 है वो देख लेते हैं। आइडेंटिफाई कॉनिटेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग। अच्छा, यहाँ पे इसमें आपको जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं ये 1 to 10, इसमें आपने बताना है कि कॉनोटेटिव कौन से हैं और डेनोटेटिव कौन से। मेरे ख्याल से तो ये सारे ही डेनोटेटिव भी हैं और कॉनोटेटिव भी हैं, बट फिर भी हम एक बार इसको दोबारा भी देख लेते हैं। आगे क्या है, फॉर ईच वर्ड आइडेंटिफाई वेदर इट हैज़ अ कॉनिटेटिव और डेनोटेटिव मीनिंग। वही जो भी मैंने आपसे कहा है कि इसमें हमने बताना है कि हर वर्ड को देखे कि वो कॉनिटेटिव है या वो डेनोटेटिव है। फर्स्ट वर्ड इज़ स्नेक, अभी मैंने आपको स्नेक की एग्जांपल दी है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो स्नेक डेनोटेटिव में भी आएगा और कॉनिटेटिव में भी आएगा। ये सारे वर्ड्स मैं आपको वैसे तो बता देती हूँ कि इसका कॉनिटेटिव है या डेनोटेटिव है, बट जितने भी ये यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सारे डेनोटेटिव मीनिंग भी है इनका और कॉनिटेटिव मीनिंग भी है इनका। नेक्स्ट वन इज़ होम, तो इसको हम कॉनिटेटिव में ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मेंशन,
मेंशन क्या होता है? व्हाट इज मेंशन? मेंशन मीन्स हवेली। ठीक है, हवेली को बोलते हैं। तो ये इसका डेनोटेटिव। स्लिम कॉनेटेटिव, स्किनी कॉनेटेटिव, हाउस डेनोटेटिव, कॉटेज डेनोटेटिव, चाइल्डिश, चाइल्डिश मीन्स बचकाना, connotative, childlike connotative, and houseful denotative. So today we have done the exercise of unit number 2, and students, I'm doing all this effort just for you. So please don't forget to subscribe to my channel and must like my video. Thank you so much. See you in the next one. Take care of yourself. Bye bye.